आज की इस वीडियो में हमने क्लास 8th के एनुअल एग्जाम को टारगेट करते हुए 5 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। और चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो ये 5 चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि दूसरे और भी कई कॉन्सेप्ट्स को अपने आप में कवर किए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप करना मत। सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और सभी चैप्टर्स में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हैं बीच बीच में, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम गिवन है एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस एरिया भी गिवन है। देखिए आपको किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो आपको एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये कि कॉमन फॉर्मूला है। वॉल्यूम अगर आपको निकालना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें आपको एक बात याद रखनी, क्लास 8th में तो ये चल जाएगा, बाकी आप जैसे 9th में 10th में पहुंचेंगे तो कोन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पर ध्यान रखना कि टॉप वाला और बॉटम वाला बेस सेम होना चाहिए, तब हमारा ये वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर क्यूबॉइड की बात करें तो देखो टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह हम तो लिख लेते हैं, यहाँ पे 275 ये वॉल्यूम की जगह लिख दिया। एरिया ऑफ बेस गिवन है, बेस एरिया कितना 25 और इनटू हाइट, हाइट की जगह हम लिख लेते हैं h। ठीक है, तो h अगर हमें निकालना है तो हम h के साथ 25 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो 275 अपॉन 25 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 बचेगा 2 2 5 25, 5 5 जो 25, 5 1 1 यानी 11 आ गया। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाती है हमारी 11, और देखिए बेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में था, सभी सेंटीमीटर में थे, तो ये हाइट भी हमारी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर क्यूब होता तो हाइट हमारी आती मीटर में। तो आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। आप किसी का भी वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बशर्ते बेस का और टॉप का एरिया इक्वल हो। ठीक है, कोन के शेप में, मतलब कोन के केस में क्या हो जाता है, अगर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3, फिर उसके बाद हमारा ये सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन से भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का रफ फिगर बना दिया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल को फोल्ड करके, मोड़ करके हमें एक सिलेंडर बना देना है, तो ये शेप इस तरह की बन जाएगी, कुछ कुछ ये शेप इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये शेप हमारी इस तरह की बन जाएगी अगर इस रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड कर देंगे तो। अब यहां से आपको, अच्छा पहले आगे पढ़ लेते हैं। इस सिलेंडर की हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो जब इस पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये जो हाइट होगी इतनी ही होगी जितनी ही इस रेक्टेंगल की ये विड्थ है यानी ब्रेड्थ है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। 11 इंटू 4 है ना, 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो हाइट तो हमें पता पड़ गई सिलेंडर की कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, विड्थ और इसकी हाइट तो सेम होगी। हाइट तो हमें पता पड़ गई 4, लेकिन रेडियस नहीं पता है। यहाँ पर आपको एक बात जरूर समझनी है कि देखिए क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को, ये जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, इसको फोल्ड किया है, तब जाकर ये सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट, यानी कि नीचे वाला पार्ट का मतलब है ये वाला इसका पेरीमीटर यानी इसका सरकमफ्रेंस ये बना है, यानी कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलो तो इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका सरकमफ्रेंस मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो पेरीमीटर लिख देता हूँ यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा?
पेरीमीटर ऑफ बेस होगा हमारा 11 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर के बराबर। और बेस का पेरीमीटर, ये सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, या सर्कमफ्रेंस भी आप इसको बोल सकते हो, क्या होता है 2πr। तो 2πr इक्वल टू है 11। यहां से पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और r निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11, ठीक है। आप ऊपर ऊपर इस तरह से काट सकते हो, 11 से 22 को काट सकते हो, या फिर आप पहले इधर पहुंचा दो, वैसे भी आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 11 2 जा 22, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है 2 इंटू 2 4 आर, और ये अपॉन में 7 है, इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बचा 1, 11 से काट दिया ना तो बचा यहाँ 1, और यहाँ 1 तो बचा, और ये नीचे से 7 उधर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 7/4, ठीक है। और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। रेडियस फाइंड आउट हमने कर लिया, बस यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और रेडियस अभी हमने निकाली 7/4, तो 7/4 स्क्वायर है, तो हम 2 बार इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, 7/4 इंटू 7/4, और इंटू एच कितनी है देखो हाइट, तो इसकी 4 सेंटीमीटर गिवन ही है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचता है यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 11 जा, क्या बचता है यहाँ 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 जा 77, और नीचे बचा यहाँ पर 2, 77/2। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, बचेगा 1, फिर पॉइंट ला के 0, तो पॉइंट ला के 5, 2 5 जा 10, तो 38.5 यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें। जब सभी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो ये वॉल्यूम भी आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखना आपको वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब लगती है, चाहे यहाँ नीचे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, हमेशा क्यूब में निकालते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है, एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। यहाँ पर देखो क्यूबॉइडल रिजर्वायर में वाटर जा रहा है, और जो रेट दे रखा है ना 60 लीटर पर मिनट, इस पर आप ध्यान रखना। चलो आगे पढ़ते हैं पहले। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अब देखो रिजर्वायर हमारा क्यूबॉइडल शेप का है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब। यहाँ पर पानी जो आ रहा है वो हो सकता है किसी पाइप के थ्रू आ रहा हो, या किसी दूसरी चीज के थ्रू आ रहा हो, तो यहाँ स्पीड दे दी। पहले मैंने इसका फिगर बनाता हूँ, रफ फिगर। देखो यहाँ पर हम एक टैंक बना लेते हैं। टैंक जो रिजर्वायर है ना, रिजर्वायर का मतलब होता है कोई स्टोरेज टैंक। तो यहाँ हमने एक स्टोरेज टैंक बना लिया, ठीक है। एक ही हमने क्यूबॉइडल टैंक बना लिया, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब। तो इसका गिवन है वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है, वॉल्यूम गिवन है। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर एक पाइप के थ्रू इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, एक पाइप के थ्रू पानी आ रहा है। मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ पाइप का, ये पाइप से यहाँ जो पानी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 108 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर आ रहा है, जो पानी आ रहा है इसमें, उसका 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी स्पीड दे रखी है। तो ये जब लीटर में, तो हम इसको भी सेम यूनिट ही बना लेते हैं, ठीक है। तो 108 मीटर क्यूब, आपको ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर तो 108 इंटू 1000 कर देते हैं, ये आ जाएगा क्या लीटर में। तो ये आ जाएगा 108 और इसके आगे 000, ये बन गया हमारा लीटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक या जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर था वो हमारा आ गया लीटर में, और जो इसमें पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम दे रखा है 60 लीटर 1 मिनट में, ठीक है। अब जब आपको टाइम पता करना है, यहां से हमें एक बात पता पड़ेगी कि 60 लीटर वाटर इसमें जा रहा है 1 मिनट में, तो टोटल मिनट कितनी होंगी या टोटल टाइम कितना होगा। आप इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है 60 लीटर है 1 मिनट के लिए, पर मिनट के लिए, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, इन दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां पर टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम हमारा आएगा, ध्यान रखना मिनट में, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दे रखा है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, और डिवाइड बाई कितना 60, ठीक है। ये हमारा लीटर में, ये भी हमने लीटर में निकाल लिया है। तो कितना है 108,000 अपॉन 60, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा किसमें, मिनट में।
फिर इसको चाहो तो आप आवर में चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। 0 से 0 इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं आगे। 6 1 जा 6 बचेगा 4, 4 8 48, तो 6 8 जा 48 बचेंगे 2 0। 1800 1800 मिनट आ गई। अब 1800 मिनट अच्छी नहीं लग रही, हम इसको आर में चेंज कर देते हैं। तो 1800 डिवाइड बाई कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएंगे क्या, आर, इतने घंटे। 0 से 0 कटा, 6 3 जा 18, तो 30 घंटे। तो देखिए 30 घंटे लगेंगे इस टैंक को पूरा फिल होने में। इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर से। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फाइंड एम, यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल टू -3 की पावर 7। एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको एम की वैल्यू निकालनी हो या एन की वैल्यू निकालनी हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो बेस है ना वो सेम बना लो। अगर नहीं है तो यहाँ पर तो फिलहाल देखो -3 है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर है पहले से। तो देखिए यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई लग रहा है, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं, तो बेस हमारे सेम है -3, तो पावर हो जाएगी कितना, m+1 + 5, ठीक है। बेस सेम था तो पावर को हमने यहाँ जोड़ के लिख दिया। इक्वल टू में जो लिखा उसको ऐसे ही रहने देते हैं, -3 की पावर 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 की पावर देखो m+1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -3 की पावर ये हो जाएगी m+6 इक्वल टू -3 की पावर 7 है। अब आपको क्या करना है, और तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों तरफ जब हम कंपेयर करते हैं तो देखो जब हमारा बेस सेम है तो इनके पावर भी सेम होंगे, ठीक है। तो बेस सेम है तो हम क्या करें, डायरेक्ट m+6 इक्वल टू लिख देंगे क्या, 7। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 उधर जाएगा माइनस में, यानी 7 - 6 इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होने चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, हम क्लास 8 के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स की किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर की लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ये सिंप्लीफाई है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के, यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट है, यहाँ पर अंदर 2 ब्रैकेट और हैं। तो पहले ब्रैकेट की पावर देखो, ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी ब्रैकेट की पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, उस पावर को प्लस बनाने के लिए अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ना उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर नीचे पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3/1 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस की यानी कि 2। पहले -2 थी, +2 हमने कैसे बना ली, नीचे वाला ऊपर लिया और ऊपर वाला नीचे, माइनस यहां पर भी सेम देखो पावर माइनस की, तो इसको भी हम ऐसे पहुंचाए थे। 2/1 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस की 3, ठीक है। और यहाँ ये दूसरा ब्रैकेट है तो वो लगा देते हैं, डिवाइड है रहने देते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। तो इसको भी हम क्या करेंगे पावर माइनस में, तो इसको भी हम लिख देंगे 4/1 और इसकी पावर 2। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 1 है, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 आप हटा दो इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3² -2 का क्यूब, ठीक है। एक ब्रैकेट लगा दूं मैं, ठीक है, जो स्क्वायर था मैंने लगा दिया, 1 का नीचे कोई मतलब है नहीं, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड 4², ठीक है। अब आप इनके स्क्वायर या क्यूब जो दे रखे हैं वो कर दीजिए। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है तो 2 का आपस में 3 बार, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, ठीक है। डिवाइड 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, देखो 4 × 2 = 8 नहीं होगा, गलती मत करना। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 - 8 कितना हो गया, ये हो गया 1 और डिवाइड 16 कितना आ गया आंसर, 1, डिवाइड का मतलब अपन, तो 1/16 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी बच्चों को डाउट रहता है, करेंगे इसको आसान तरीके से। देखो यहाँ पर देखें 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इनके प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब बेस प्राइम बना लो। जैसे 25 क्या होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर
5 इंटू 5 25 होता है ना, 25, 5 इंटू 5 होता है 2 बार, ठीक है। तो आप 5 की पावर 2 लिख देंगे इसको, इंटू टी की पावर -4 है। यहाँ देखिए डिवाइड में टी की पावर -8 है। ध्यान रखना है बेस अगर सेम हो, डिवाइड में है, तो पावर को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अगर बेस या टी की पावर -4 थी और यहाँ पे नीचे देखो इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिवाइड में है ना अपॉन में, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इस तरह से, ठीक है। अगर बेस हमारे सेम हो, मैं फॉर्मूला लिखने वाला था, मैंने इसी को सॉल्व कर दिया। चलो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इस तरह से। बेस अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, ए की पावर m माइनस n, इस तरह से करते हैं। ये आपको समझाने वाला था। ए की पावर m मतलब ए क्या है, बेस अगर यहाँ सेम है ऊपर नीचे और डिवाइड में है, ये डिवाइड है ना, अगर डिवाइड में तो पावर इनकी माइनस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, तो टी की पावर -4, अब पावर -8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो या फिर माइनस वाला समझ लो, जो माइनस करेंगे -8 है तो +8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन इसका तो काम खत्म, ये तो ऊपर चला गया। यहाँ 5 की पावर -3 है, इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा देंगे, बेस सेम बन गए। इंटू देखो 10 क्या है, 10 को देखो यहाँ पर आप अब एक बात समझो, 10 को आप तोड़ सकते हैं 5 इंटू 2 के फॉर्म में, 5 इंटू 2, ठीक है। प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ दिया। अब देखो बेस हमारा सेम इसका बन जाएगा और 2 को आप रहने देंगे, इसका कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर चलो पहले इसको और कर देते हैं, 5 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा टी की पावर -4 प्लस का 8, 1 माइनस का 1 प्लस का, तो घटा देंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस का प्लस का होता है तो हमेशा घटा देते हैं, साइन बड़ी डिजिट का आता है, जो बड़ी डिजिट से पहले का जो साइन होता है, मल्टीप्लाई आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ देखो बेस सेम है 5 और 5, बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ कोई पावर नहीं तो हम पावर कंसीडर करेंगे 1, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1, तो -3 प्लस 1, देखो कितना हो जाएगा, पावर -3 है, यहाँ +1 तो जाएगा -2 और इंटू 2। अब आप कैंसिल मत करने लग जाना इनको, बेस सेम जरूर है, ये 2 है, -2 है, -2 जब ऊपर जाएगा ना तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 2 हो जाएगा और ये पावर टी की पावर 4 तो ऐसे ही चलेगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, बेस सेम था तो पावर हमने नीचे से ऊपर लेके तो साइन चेंज कर देना है, या फिर आप समझ लो डिवाइड में तो माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पहले ही माइनस था तो हो जाएगा 4, तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 4 बार, और टी की पावर 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 है सॉरी नीचे सॉरी, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 अपॉन 2 टी की पावर 4। अगर आपसे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा जाए तो सिर्फ आप इतना ही लिख के छोड़ दो, आपका आंसर करेक्ट रहेगा, गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है, देखो -2/3 और इसकी पावर है माइनस में, और इस ब्रैकेट की पावर भी कुछ है पावर, ध्यान रखना। अगर किसी ब्रैकेट की कोई पावर है और उस ब्रैकेट की भी कुछ पावर है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, -2/3 और ये ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और माइनस का है तो -4 आ गया, ठीक है। अब देखो पावर माइनस में है, हम इसको पावर प्लस में बनाना चाहें तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3/-2 और इसकी पावर हो जाएगी +4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पूरे ब्रैकेट की पावर 4 है तो इसको हम 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/2 4 बार हम यहाँ लिख देते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि नीचे अगर हमारा माइनस है ना, हम ऊपर ही कंसीडर करते हैं, आप नीचे लगा दो ऊपर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतर होता है कि आप बीच में लगा दो। 3 3 या 9 9 3 27 27 3 या 81, ऊपर आ गया 81, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 81/16 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, देखिए माइनस हमारे 4 बार है यानी 4 बार है, और 4 क्या होता है, इवन नंबर। अगर हमारे माइनस इवन नंबर में आ रहे हैं, इवन टाइम्स में आ रहे हैं तो आपको प्लस में करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था प्लस में, ठीक है। तो टोटल आंसर हमारा 81/16। चलो नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद
पॉइंट लगाना, यानी कि 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है हमें इसे। यहाँ पर देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का है, यहाँ तो पॉइंट का ये तो 0 0 है, तो आपको इस पॉइंट को लेके आना पड़ेगा 4 के बाद। 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि पहली नॉन जीरो डिजिट क्या 4। तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा 4 पॉइंट। जब पॉइंट आप यहां से लेके आओगे तो ये बाद की डिजिट तो ऐसे ही रहेंगी 4.570 और इंटू 10 की पावर में लिखना है। ध्यान रखना है आपको, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ लाओगे तो पावर होगी माइनस में। कितनी माइनस में? यहां से आप ये डिजिट को काउंट कर लो, 1 2 3 4। 4 के बाद लगाना ना, तो 4 डिजिट हो गई, 4 डिजिट इंक्लूडिंग दीज 3 डिजिट्स, दीज 3 जीरोस। तो 1 यानी यहां लगे तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ही ना हो, तब क्या करेंगे? तब भी आपको समझना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहली नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 के बाद लगेगा पॉइंट, तो 3.186 और ये बाद के भी जीरो आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिलहाल मैं आपको पहले ऐसे समझा दे रहा हूँ, जो लिखा है वही। 10 की पावर क्या होगी? देखो यहाँ कोई पॉइंट नहीं था, मैंने यहाँ तो आपको बता दिया कि लेफ्ट से राइट लिए गए तो पावर माइनस में आएगी। यहाँ पर, यहाँ अगर कहीं नहीं तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि पॉइंट हमारा यहाँ था। पॉइंट के बाद आप जीरो लगा दो तो इस पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, बाकी आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसे समझ लो, इस पॉइंट को आपको यहां लेकर आना है, इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। तो यहां से कितने डिजिट कवर करे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट कवर करे तो 10 की पावर 6 लग जाएगा प्लस में। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप इसको करके दिखाना, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं 2 3 4.72, ठीक है। इतना है, मैं इसको थर्ड पार्ट नाम दे रहा हूं, फर्स्ट सेकंड मैंने कर दिया। आप इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है? देखो ये जो थे ना, ये यूजुअल फॉर्म था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। देखिए यूजुअल फॉर्म का मतलब है यहाँ पर आपको पॉइंट हटा देना। पॉइंट हटाना नहीं है, मतलब जो पावर है ना, पावर को हटा देना है। तो देखो पहले हमने 4.5 था, हमने इस तरह से लिख दिया, 45 लिख दिया। आप ये समझो पॉइंट यहाँ था, बस आपको ध्यान रखना है। 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 का मतलब ये पॉइंट आगे चला जाएगा 4 डिजिट। 4 डिजिट का मतलब देखो एक डिजिट तो ये है हमारा, तो 0 लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट यहां था, यहां से 4 डिजिट का मतलब क्या होगा? यहां पॉइंट लगेगा, और यहां पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं इस तरह से आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, यहां से आप पॉइंट लेके आए हो, यहां मैं लगा दे रहा हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए, बाकी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप सिर्फ इसको इतना लिख सकते हो 4 5 और 3 0, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? ये आप लिख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपको गलत नहीं होगा। पर पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होता है ना लास्ट में इधर, तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले अगर इधर हो, अगर और कई सारे डिजिट हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पावर है माइनस में, तो 3 को तो आपने पहले ऐसे ही रहने दिया, पावर माइनस में। ध्यान रखना इस डिजिट को इंक्लूड करते हुए काउंट करते हुए 3 डिजिट इधर बन जानी चाहिए, तब जाकर पॉइंट लगेगा। तो 3 ये हो गया, एक एक तो ये है, 2 3, ये 3 डिजिट बन गए, फिर हम लगा देंगे एक डेसिमल। अब पॉइंट से पहले यहाँ 0 लगा सकते हैं, इसके बाद में आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ खिसक आएगा? अगर हमें इसको क्वेश्चन को लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो .003 इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल पावर के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जितने मैंने क्वेश्चन करे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसी तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। देखो, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 10 मीटर। एक कोई इलेक्ट्रिक पोल है, 14 मीटर उसकी हाइट है, उसकी शेडो बन रही है 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री।
अब एक ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर। उस ट्री की हाइट हमें पता नहीं है, शेडो की हाइट पता है 15 मीटर, शेडो की लेंथ पता है। अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन में ध्यान रखना, किसी भी हाइट अगर हो तो सन का तो एंगल सेम बनता है, इसलिए हाइट और शेडो का रेशियो सेम रहता है। मैं यहाँ पर पहले इसको टेबल बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइट है और फिर शेडो है, तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख रहा हूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ हाइट, ठीक है, हाइट है, और फिर लिख दे रहा हूँ नीचे शेडो। शेडो की जो भी लेंथ, देखो शेडो तो जमीन पर बनेगी तो इसके लिए हम लेंथ लेंगे, लेकिन दोनों ही लेंगे हम मीटर में, ठीक है, मीटर में एम। देखो अब यहाँ पर पहले था, एक मिनट, हाँ पहले था पोल, तो पोल की हाइट थी 14 मीटर, लिख दिया 14 मीटर। शेडो कितनी बननी थी, यहाँ देखो 10 मीटर थी ना, तो यहाँ लिख दे रहे हम 10 मीटर। आगे देखो हाइट ऑफ ट्री पता करनी है, तो हाइट ऑफ ट्री हमने मान लिया एच आप लिख सकते हैं, या आप एक्स भी ले सकते हैं। हाइट ऑफ ट्री हमने ले ली एच, शेडो दे रखी है इसकी 15 मीटर। अब आप खुद ही समझिए, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी बड़ी शेडो बनेगी, और हाइट अगर कम हुई तो शेडो भी छोटी बनेगी। तो मतलब कि यहाँ पर है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी, हाइट बढ़ रही है तो शेडो भी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये केस होता है हमारा कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 14 इंटू 15, इस तरह से मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखा, इक्वल टू 10 इंटू एच, 10 इंटू एच। ये तरीका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का। 10 इधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो 14 इंटू 15 अपॉन 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 7 जा 14, ऊपर 7 और 3, 7 3 है 21, तो 21 इक्वल टू एच। यानी कि हाइट कितनी आ जाती है उस पेड़ की, 21 मीटर। सीधी सी बात है, पोल की हाइट थी 14, तो 10 मीटर इसकी शेडो बनी। अब 15 मीटर जब शेडो बननी, इसका मतलब हाइट भी इसकी ज्यादा होगी, तो ये कितना आंसर आ गया, 21 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलो इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स, देखो 15 वर्कर्स हैं, 15 मजदूर हैं, वो किसी दीवार को 48 घंटों में, 48 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। देखो पहले 15 वर्कर थे तो 48 घंटे में उसको बना के खत्म करते थे। अब कितने मजदूर या कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी सेम वर्क को, यानी सेम दीवार को बनाने में 30 घंटे में। अब देखिए घंटे हो गए कम, पहले 48 घंटों में इसको दीवार बनानी थी, अब 30 आवर्स में। अब देखो जब टाइम कम कर दिया तो मजदूर ज्यादा लगेंगे ना, भाई सेम काम है, तो अगर लोग ज्यादा होंगे तो जल्दी काम को खत्म कर देंगे। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का। काम सेम है, ठीक है, लेकिन टाइम कम कर दिया। ये ध्यान रखना, हमको इस क्वेश्चन में समझना होता है, जब टाइम कम कर दिया तो जब टाइम कम कर दिया तो वर्कर ज्यादा लगेंगे ना, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ, हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के केस से सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स। और क्या दीवार थी हमारी 48, तो यहाँ लिख देंगे टाइम, टाइम टाइम, और इसको लेंगे हम टाइम को आवर्स में, ठीक है। तो बना देते हैं टेबल, ठीक है, बना देते हैं टेबल। तो नंबर ऑफ वर्कर्स थे पहले 15, और टाइम लग रहा था इसको 48 आवर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं, और 30 घंटे लग रहे हैं, तो टाइम हम यहाँ लिख देते हैं 30, इसको एक बॉक्स का रूप दे देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या, अब देखो ये बात तो आपको समझ में आई कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 48, और इक्वल टू कर देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में, यानी x इंटू 30, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ये 2-3 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। बस ये ट्रिक आप ध्यान रखना कि इनवर्स किसको बोलते हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, और इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप जरूर देखना। वैसे तो आपको सभी क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अगर ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली आता है तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। 30 को हम डिवाइड कर देते हैं, 15 इंटू 48 अपॉन 30, ठीक है। 15 2 जा 30, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, ठीक है। तो
देखो x यानी अब 24 वर्कर लगेंगे तब जाकर 30 घंटे में काम खत्म होगा। पहले 15 लोग थे तो 48 घंटे में काम खत्म कर रहे थे, अब 24 वर्कर की जरूरत पड़ेगी तब जाकर 30 आवर्स में काम कंप्लीट होगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं जो हमसे पूछा है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड ये क्या होगा, इक्वल टू 24। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट है। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। अब उन 100 स्टूडेंट के लिए उस हॉस्टल में जो खाने का जो प्रावधान था, खाने की जो व्यवस्था थी वो 20 दिन तक थी, यानी 20 दिन के आगे एक दिन भी खाना नहीं चल सकता वो 100 स्टूडेंट के लिए। अब हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब ये खाना जो कि पहले 100 स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट था, 100 स्टूडेंट के लिए ही था, अब ये सेम खाना कितने दिन तक चलेगा अगर 25 स्टूडेंट और जुड़ जाएं। पहले थे 100, अब कितने, अब उसमें अगर 25 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 125। चलो पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नीचे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको टेबल का रूप दे देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले थे 100 और ये खाना चल जाता कितने दिन, 20 डेज। ठीक है, 20 डेज। अब स्टूडेंट कितने हो गए, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, 25 स्टूडेंट और जुड़े हैं तो हम 100 में 25 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 125। ठीक है, लेकिन खाना तो उतना ही है जितना पहले था, तो ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें नंबर ऑफ डेज पता नहीं है, इनको हम मान लेते हैं x, और ये टेबल हमारी बन गई। देखिए पहले 100 स्टूडेंट थे तो 20 दिन तक वो खाना चल जाता, अब 125 स्टूडेंट बढ़ गए। जब स्टूडेंट बढ़ गए तो खाना कम पड़ जाएगा ना भाई। देखो पहले 20 दिन चल जाता तो 100 के हिसाब से, अब 125 स्टूडेंट के लिए 20 दिन नहीं चलेगा, कुछ कम दिन चलेगा। स्टूडेंट बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा, तो ये क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। चलिए इसको इनवर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। इनवर्स में क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 इंटू 20 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 इंटू एक्स। एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू ये 125 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 100 इंटू 20 अपॉन 125। आप चाहो तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 टू 10, 5 5 25, और ये 5 4 जो 20, 25 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 4 जा 100, तो ऊपर 4 4 16 हो गया, तो 16 इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू 16, मतलब कि 16 डेज चलेगा। अब जो खाना जो है, ये फूड जो है, फूड का प्रोविजन 16 डेज चलेगा, क्योंकि अब 25 स्टूडेंट और जुड़ गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर से है। तो यहाँ पर पार्ट ए में फैक्टराइज करना है, पार्ट बी में भी हमें फैक्टराइज ही करना है। तो ये एक बार नोट कर लेते हैं, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। देखिए फैक्टराइज जब भी करना हो तो आप हमेशा कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर इन तीन टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, देखिए एक्स वाई, एक्स के साथ स्क्वायर भी है तो एक्स वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो तीनों टर्म में एटलीस्ट एक्स वाई तो है। भले यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पर वाई का स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है। तो कम से कम क्या कॉमन आ सकता है, तो कम से कम सब में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। स्क्वायर मतलब आप क्या करो, एक्स वाई कॉमन ले लो। ठीक है, एक्स वाई हमने यहाँ लिया। अच्छा ए बी सी ये तो अलग अलग है तीनों टर्म में, ए बी सी तो कहीं रिपीट हो ही नहीं रहे, तो एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ देखो ए बचा, देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, यानी तीन टर्म से जो हमने बाहर लिखा है ना ये कॉमन है जो कि तीनों टर्म में है, तो ए बचा वो लिख लिया। और वाई देखो एक्स का स्क्वायर, और ये एक एक्स हमने बाहर लिया तो एक एक्स तो बच गया ना, तो जो बच गया इस कॉमन के बाद इन तीन टर्म में वो हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स बाहर ले लो तो एक एक्स हमारे यहाँ बच गया, तो ए एक्स बचा। ठीक है, तो वाई हमने बाहर ले लिया तो उसको नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ पर देखो एक्स वाई कॉमन ले लिया था, एक वाई बचेगा और बी तो यहाँ बचेगा ही, तो बी वाई। ठीक है, समझ में आई ना बात, वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई, एक वाई ले चुको तो एक वाई बचा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स वाई है यहाँ तो सिर्फ, तो सी और जेड, तो सी जेड हमने यहाँ लिख लिया। क्वेश्चन हमारा खत्म, इतना ही कॉमन लेना था। चलिए सेकंड पार्ट में
देखिए सेकंड पार्ट में एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए। देखो z माइनस 7 इन दोनों टर्म से तो कुछ ले नहीं सकते, यहाँ पर xy और xy दोनों टर्म में xy है, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं z माइनस 7। इन दोनों से अगर हम xy कॉमन ले लें तो क्या बचता है, xy कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 7 माइनस xy हम बाहर ले चुके हैं तो बचा z। अब अगर इन दोनों ब्रैकेट को देखा जाए, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, आप यहाँ लगा सकते हो ब्रैकेट, तो यहाँ z में से 7 घटा रहे हैं, यहाँ 7 में से z। आप एक काम कर सकते हो, z माइनस 7 लिख सकते हो, लेकिन बाहर माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ z माइनस 7 ऐसे ही लिखा, क्योंकि इसके जैसा बन जाएगा ये ब्रैकेट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई मैंने ऐसा ही लिखा, एक्स वाई इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा माइनस, नहीं तो इसके साथ ब्रैकेट के साथ बीच में माइनस आ जाएगा, जबकि है मल्टीप्लाई, तो ये प्लस वाला जो है ना यहाँ माइनस ले लिया। ध्यान रखना है आपको, अगर कभी भी माइनस आप बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का जेड हो जाएगा, माइनस 7 प्लस जेड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जेड हो जाएगा प्लस का और ये 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो हमने सेकंड टर्म को पहले लिख दिया और जो पहली टर्म थी उसको बाद में लिख दिया साइन चेंज करके। तो देखो यहाँ पर z माइनस 7 z माइनस 7 बात बन गई, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। सेम बनाना ही हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। इस ब्रैकेट के साथ कोई नंबर नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो दो ब्रैकेट हमारे सेम है वो तो हमने लिख दिया एक बार z माइनस 7। अगले ब्रैकेट में जो यहाँ पर बचे, यहाँ पर बचा 1 माइनस ये ब्रैकेट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई, क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है। चलो आप यहाँ पर इक्वल लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। p की पावर 4 माइनस 81, ये p स्क्वायर का स्क्वायर है, p की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ना p स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख दो p स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर बन रहा है माइनस 81, 81 भी तो किसी का स्क्वायर होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये दूसरा ब्रैकेट आप लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b और अगले ब्रैकेट में a माइनस b, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो a का मतलब है हमारे p स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने माना a और दूसरा ये टर्म है b, तो एक बार इन दोनों को प्लस में, यानी कि p स्क्वायर प्लस 9, एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, तो p स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला ब्रैकेट को और हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, p स्क्वायर प्लस 9 इसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब आप फिर से यही आइडेंटिटी यहाँ सेम लगा सकते हैं, पहले ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे p स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, तो आप ये सेम आइडेंटिटी लगा दो, यानी p प्लस 3, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको दोनों का ही स्क्वायर होना चाहिए, बीच में लगा होना चाहिए माइनस, तब आप ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, यहाँ पर ये आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमने इसको समझाया, मैंने इस चैप्टर को जब कवर किया था तो बहुत आराम से इसको समझाया था। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली और बहुत आसान तरीके से समझाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। तो क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21 है। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहला टर्म स्क्वायर का हो, लास्ट टर्म हो सिर्फ एक नंबर और बीच में एक नंबर और जो हमारा जो वेरिएबल यूज हो उनका मल्टीप्लीकेशन हो, तब हम क्या करते हैं, पहला टर्म को तो ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दिया, लास्ट टर्म इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, और जो बीच वाले टर्म की जगह हम कुछ चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए यहाँ दो टर्म लिखने वाले उन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि क्यू स्क्वायर कोफिशिएंट क्या 1, 1 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका मल्टीप्लीकेशन आए 21 और जोड़ने पर आए माइनस का 10। माइनस चाहिए, हम एक काम कर सकते हैं माइनस 7 क्यू ले लो और माइनस 7 की और माइनस का 3 क्यू।
आपको इस तरह से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। देखो -7 -3 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो -10 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 21। इस तरह से आपको नंबर लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन बन गया इससे जो पहले हमने पार्ट किया था। तो अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से कुछ अलग कॉमन ले लो। इन दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर में से क्यू ले लिया तो एक क्यू तो बच गया, -7 क्यू में से क्यू ले लिया तो 7 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में फिलहाल 3 कॉमन है, क्योंकि 21 क्या होता है, 21 होता है 3 इंटू 7, तो 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, माइनस पहले तो माइनस ले ही लेते हैं, तो -3 कॉमन लिया, क्या बचता है, यहाँ बचा क्यू, और 21 में से हमने -3 कॉमन लिया तो 3 7 जो 21 होता है, प्लस की जगह हमने लगा दिया यहाँ पर माइनस, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन को चेंज कर देंगे। अब दो ब्रैकेट सेम आ गए, दो ब्रैकेट सेम आ गए तो बिल्कुल ठीक है, मौज आ गई, फिर तो दो ब्रैकेट हमारे सेम आने ही चाहिए, तो q-7 आ गया, अगले ब्रैकेट में q-3, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बात और, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर ये सब मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड, इसके बाद ये तो डिवाइड करना, तो ये वाले डिवाइड के बाद वाली जो टर्म है इसको हम नीचे डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो इसको एक बार लिख देते हैं सही तरह से, 20 और y+4, इसके साथ हम लिख देते हैं y² + 5y+3, और डिवाइड है तो अपॉन में लिख देंगे कितना, 5 और y+4। देखो आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो ये 3 टर्म है ऊपर, मतलब एक ब्रैकेट ये और फिर तीसरा ही 20, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं करना है आपको। कोशिश कीजिए अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे देखो बीच में प्लस तो है नहीं, यहाँ देखो भले बीच में है, इसमें यहाँ ब्रैकेट के बीच में नहीं है ना, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट देखो कैंसिल आउट हो सकता है, y+4, यहाँ से 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20, क्या बचता है 4, और यहाँ बचा y² + 5y+3, इतना ही आंसर आपका आ गया। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपसे किसी दूसरे क्वेश्चन में फैक्टराइज करने को बोला जाए ना, तब आप इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं, जो कि हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है। चलो ये था। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको सभी के सभी जो आपकी जो आइडेंटिटीज हैं उनका ध्यान रखना है। आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर, अगर दो टर्म का स्क्वायर है तो उसको हम लिखते हैं पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर +2 पहली टर्म इंटू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में। अगर a - b का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a² + का b² -2ab, ठीक है। ध्यान रखना आप 2ab को पहले लिख दो, b² को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। और a² माइनस अगर b² है तब क्या करते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। फिलहाल ये 3 ही आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है, इन 3 आइडेंटिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप राइट साइड वाला लिखा हुआ कहीं तो आप लेफ्ट साइड लिख सकते हो, ये अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे, इसको ये ऐसे, इसको ये, इस तरह के क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राफ हमें बनाना है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है इतनी, और ये दे रखे पेरीमीटर। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको एक को, मतलब कि साइड ऑफ स्क्वायर एक को हमें लेना पड़ेगा x एक्सिस पर और एक को लेना पड़ेगा y एक्सिस पर। मैं स्केल की हेल्प से फिलहाल एक रफ ग्राफ बना लेंगे, मतलब कि यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर नहीं ले रहा हूँ, सिंपल इसी तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं एक स्केल की हेल्प से। ये दो लाइन मैंने खींच ली है, ये हमारी x एक्सिस है और ऊपर वाली ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। चलो अब एक काम आप करिए कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है मैं इसको ले लेता हूँ x एक्सिस पर, या फिर आप पेरीमीटर को भी आप ले सकते हैं। पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर में साइड ही ले लेता हूँ, सॉरी, पेरीमीटर की जगह मैं साइड ही लूंगा, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर, आप कोशिश तो आपको यही करनी चाहिए, जो आपका जो टेबल में जो ऊपर वाली ना उसको एक्सिस पे लो, नीचे वाली को वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो साइड दे रखी है स्क्वायर की सेंटीमीटर में, तो देखो साइड कितनी है, 2 से स्टार्ट है, 2 3 3.5 5 6,
तो मिनिमम वैल्यू हमारी 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। हम एक काम कर सकते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैंने तो यहाँ पर जो फ्री हैंड लिए हैं, आप स्केल की हेल्प से इनको इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले सकते हैं, या फिर बेटर होगा इसको ग्राफ पर बनाएं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना कीजिए। पैरामीटर दे रखा है ये, तो देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 8 है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब में 4 का डिफरेंस है 14 वाले को छोड़कर। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली एक्सिस पर पेरीमीटर ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पेरीमीटर, और 4 के गैप में ले लेंगे, क्योंकि 24 आप 1 2 3 भी ले सकते हैं, बड़ा बनेगा फिर ये लाइन जो है, बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। हम एक काम कर सकते हैं, या फिर 2 का भी गैप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 का ले रहा हूँ, ये 4, फिर ये 8 हो जाएगा, 4 8, फिर 12 हो जाएगा, 4 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और ये 20 हो जाएगा, फिर ये 24 हो जाएगा, 24, फिर ये हो जाएगा 28। ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 24 तक ही है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने लिया है एक्स एक्सिस पर, तो साइड ऑफ स्क्वायर है 2, तो साइड स्क्वायर 2, चलो ये है। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना आपको। और ये पेरीमीटर इसका आएगा 8, तो 2 से हम लाइन खींचेंगे नहीं, मतलब इस तरह से देखेंगे 2 पर 8 पर। देखो 2 ये है और 8 यहाँ, तो यहाँ से और यहाँ से इस तरह से, देखो मैं स्केल की हेल्प ले रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, मतलब ग्राफ में इसको मिलाएंगे, तो ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 8 से ही आएगा और यहाँ से 2 से ही आएगा, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा एक, कौन सा, 2,8, तो 2 पर ये 8 है। नेक्स्ट देखो 3 पर 12 है, 3 ये और 12 कहाँ पर, 12 ये, तो यहाँ से हम डॉटेड मैंने बना दिया, और 3 से इस तरह से, चलो मैं ये हेल्प ले रहा हूँ इसकी स्केल की, इस तरह से, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 3.5 पे 15, अब 3.5 का आएगा 3 और 4 के जस्ट बीच में 3.5 आएगा, और 3.5 पे कितना 14, और 14 कहाँ होगा, 12 और 16 के जस्ट बीच वाला होगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची और ये हमारा ये पॉइंट आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। आप स्केल की या फिर ग्राफ पेपर पर बनाना तो अच्छा फिगर बनेगा। फिगर का मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो सही बनेगा, साफ। 5 पर 20, 5 है, 5 से हम लाइन खींचेंगे ऊपर को, और 20 यहाँ से 20 से, तो ये जो पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये 520। उसके बाद है 6,24, देखो 6,24 में इसलिए बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 24, तो 6 ये जाएगा ऊपर, यानी 24 से, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे आगे, जो पॉइंट आए बस आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इन सबको मिला देना है। ठीक है, तो देखिए ये हमने, तो देखो ये हमने स्केल की हेल्प से मिला दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आई है, हमने हालांकि ऐसे ही बनाए थे, पर फिर भी हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, एक्यूरेट ही आया लगभग। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी जो कि मैं लिखना भूल गया, इज इट, इज है IS, इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो आपको समझना होगा कि लीनियर ग्राफ क्या होता है। देखिए लीनियर ग्राफ वो होता है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आई, मतलब कि लाइन में आई, देखो ये लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर ग्राफ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज ए लीनियर ग्राफ, यस इट इज ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ आपको इस तरह ही बनाना है। एक बात और इंपॉर्टेंट बात, क्या, देखो एक्स एक्सिस पर तो हमने ये सिंगल सिंगल यूनिट लिया 1 2 3, वाई एक्सिस पर हमने ये 4, एक यूनिट 4 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना 8 12 इस तरह से, तो हमने यहाँ पर 4 का डिस्टेंस लिया है, तो आपको स्केल लिखना पड़ता है। तो ग्राफ पे ऊपर यहाँ पर टॉप पे राइट साइड में आप लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हमने 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर के बराबर माना है, तो 1 यूनिट, एक यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर यानी ऑन एक्स एक्सिस, हालांकि एक्स एक्सिस पर तो सिंगल सिंगल मतलब बराबर, ये जितना यूनिट है उतना ही सेंटीमीटर है,
तो फिर भी लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए इस चैप्टर में यही सब है और इस वीडियो में भी हमने इतने ही क्वेश्चन कवर करने हैं। आगे एक और वीडियो बना देंगे जिसमें इसके प्रीवियस चैप्टर यानी कि इन 5 चैप्टर से जो पहले के चैप्टर हैं वो हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, सभी चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।